तुम मुझे अपनी सेना दो और मैं तुम्हें अपनी योजना दूंगा, जिसके बाद तुम भारत में पुनः प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि उस चंद्रगुप्त का सुरक्षा व्यू टूट जाएगा। इस बेशकीमती शराब को देख रहे हो धनानंद? अगर इसे थोड़ी देर तक खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी खुशबू और इसकी खासियत दोनों ही उड़ जाते हैं और ये बेशकीमती शराब की जगह एक मामूली सी बेकार सी शराब बन जाती है। इस वक्त तुम्हारा हाल कुछ ऐसा ही है धनानंद। जिस जाबाजी और अकलमंदी का जिक्र तुम कर रहे हो ना, वो माजी की बात है जो वक्त के साथ अब धुल गई है, बल्कि यूं कहूं तो गायब सी हो गई है। क्या है ना धनानंद कि अगर तुम्हारे पास सही तरकीब होती तो वो चंद्रगुप्त तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पर हराने में कामयाब नहीं हो पाता। मैसेडोनिया के शाह सेलुकस को भारत पर फतेह पाने के लिए किसी हारे हुए शाह की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ही मुल्क को अपनी शर्तों पर जीतूंगा धनानंद, और उस चंद्रगुप्त को भी अपना गुलाम बनाऊंगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी सोच अवश्य बदलेगी मित्र सेल्यूकस, और फिर तुम अपनी सेना मुझे स्वयं दोगे। महामाते, क्या हमारी दूसरी योजना सही दिशा में बढ़ रही है? हमारे हत्यारे परछाई के भांति उसके पीछे हैं। किसी भी क्षण से समाप्त कर सकते हैं मामे। मुझे वचन दो चंद्र कि तुम सम्राट बनकर रुकोगे नहीं। तुम एक नए भारत की नींव रखोगे। हमारे देश के सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखोगे ताकि भावी पीढ़ियां उस दुष्ट धनानंद के अधीन न जाए। वचन दो मुझे, वचन दो। वचन देता हूँ माँ कि जब तक मेरी दमड़ियों में आपका लहू बहेगा तब तक मैं मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मौर्य वंश की छत्र छाया में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करूंगा माँ, जहाँ हमारी मातृभूमि और उसकी सभी माएं हर यातनाओं से मुक्त होगी। वचन है आपके चंद्र का। माँ, पिताश्री, आज हम दोनों यहाँ केवल अपने आने वाले शिशु के लिए आशीर्वाद लेने नहीं आए, अपितु हम चाहते हैं कि आज इस स्थान पर मौर्य वंश का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक सूत्र में बंध जाए। माँ, ये वट वृक्ष के छोटे से बीज मेरे, चंद्र और स्थूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ना केवल आपके लिए चंद्र का आशीर्वाद है, बल्कि संपूर्ण मौर्य वंश और भारतवर्ष के लिए आपका स्वर्णिम स्वप्न भी। मेरे चंद्र का जीवन इस बरगद के पेड़ के भांति उसे भी अनेकों शाखाओं का विस्तार कर समूचे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की लहर फैलानी, भारत को अखंड भारत बनाना है। इसीलिए माँ,
हम इस वट वृक्ष के बीज को आपकी और पिताश्री की समाधि के पास बोएंगे, ताकि जैसे जैसे इस वृक्ष की जड़ें प्रबल होकर सभी को अपनी छत्र छाया मिले, वैसे ही आपका पुत्र और मौर्य वंश की आने वाली पीढ़ियां भी समस्त भारत वर्ष की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधकर अपनी छत्र छाया में लेंगे और एक ऐसा शासनकाल रचेंगे जिस पर आपको और मातृभूमि दोनों का गर्व होगा मां। अवश्य यहाँ भाई ने भेजा है। तुल दुर्जरा को शीघ्र महल में ले जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। सैनिकों आओ। सैनिकों उस रथ को रोको। पीछे है। कदाचित धनानंद ने अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारे हमें मारने के लिए भेजे हैं। भाई मुझे मारना नहीं चाहते, पुनः अपना बंदी बनाना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महाराज, महारानी के रथ पर हमला हुआ है। तुरंत आचार्य को सूचित करो कि वो यहाँ से हमें गए। मैं अधिक देर तक शत्रु को नहीं रोक पाऊंगी। दूसरा, तुम ये रथ लेके महल की ओर जाओ। नहीं सूल, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरा, ये हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम महल की ओर जाओ और सेना लेके आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोके रखता हूँ। दूरधरा, अपने शिशु के बारे में सोचो। जाओ। भारत
आशा करता हूँ कि आचार्य शीघ्र ही सेना के साथ पहुंचेंगे। दुर्धरा, तुम कुशल तो हो? आचार्य मैं तो ठीक हूँ, किंतु सूल हमें शीघ्र चल के उसे बचाना होगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम महल में जाओ। आचार्य मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। नहीं दुर्धरा, वहाँ तुम्हारे प्राणों को संकट है। आचार्य मैं स्वयं अपनी आंखों से स्थूल को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, और अब तो हमारे पास पर्याप्त सेना भी है। उचित है, शीघ्र चलो। दुर्धरा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक संकट टल नहीं जाता। ये पकड़ो। देखो, तुम सबका काल आ गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। शक्ति और सत्ता की तुम्हारी इस लालसा ने तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लिया है धनानंद, फिर भी इसकी भूख का अंत नहीं हुआ, और एक दिन इसी लालसा में तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मैं चंद्रगुप्त मौर्य मगध की समस्त प्रजा के सामने आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से इसी क्षण से मगध के भूतपूर्व सम्राट धनानंद को मगध से निष्कासित किया जाता है। इसी स्थिति में मैंने धनानंद को जीवन दान दिया था कि आज के पश्चात धनानंद मगध की धरती पर कभी अपने पांव नहीं रखेगा। मैसेडोनिया के शाह सेलुकस को भारत पर फतेह पाने के लिए किसी हारे हुए शाह की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे ही मुल्क को अपनी शर्तों पर जीतूंगा धनानंद। चंद्रगुप्त,
तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम्हारे ही कारण धनानंद को सेल्यूकस के सामने झुकना पड़ा। किंतु मैं सेल्यूकस से अपने इस अपमान का प्रतिकार लेकर रहूंगा। उसकी दुर्बलता ढूंढकर उसे अपने सामने झुका कर रहूंगा। इतने सालों से हिंदकुश की घाटियों में जिस बर्फीले चीते का मैं पीछा कर रहा था, आज वो मेरा शिकार मेरे इतने नजदीक था, तो यकायक वो गायब कैसे हो सकता है? जाओ जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई भी उस चीते का शिकार कर उसे मार गिराएगा, उसे हम अपनी तरफ से इनाम में 1 लाख सोने की अशरफियां देंगे। जाओ। तो वो इनाम आप मुझे दे दीजिए अब्बा। हेलेना, हेलेना, इस पूरी दुनिया में तुम एक इकलौती हो जो शाह मैसेडोनिया को शिकस्त देने की काबिलियत रखती है। वाह, कितना खूबसूरत जानवर है ना? पहले मरीना। हेलेना मेरी जान, तुम्हारे लिए 1 लाख सोने की अशरफियां क्या, मैं तो पूरे की पूरी रियासत तुम पर लुटा दूं। हेलेना को इस कारनामे के बदले वो जो कुछ भी चाहे उसके सामने हाजिर किया जाए। खुश? अब क्या होगा? अब क्या कहा था ना, तू लाख खाएगा मेरी। ये पोशाक थोड़ी छोटी है। अरे सूर्यवंत्र, पोशाक नहीं, तुम्हारा आकार बड़ा है। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा। तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे स्थूल भद्र से टकराना पड़ेगा। शिखर पर पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों का साथ छूट जाता है। चंद्रगुप्त की भी यही नियति थी। धनानंद के सत्ता के लोभ और अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने की लालसा के कारण चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनने के बाद भी अपनों को खो रहा था। क्या आपने कभी किसी मछुआरे को मछलियां पकड़ने के बाद अपना जाल समेटते हुए देखा है? यदि उस समय मछुआरे को अपने जाल के बाहर कोई बड़ी मछली दिखाई भी दे जाए तो भी वो अपना जाल पुनः पानी में नहीं फेंकता, क्योंकि मछुआरा इस बात को समझता है कि यदि उसने बड़ी मछली का लोभ किया तो जो मछलियां उसके जाल में फंसी हैं
वो भी हाथ से निकल जाएंगे और अंत में उसके हाथ में केवल खाली जाल रह जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी यदि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागेंगे तो अनिश्चित तो हाथ आने से रहा, वो निश्चित जिसे पाने के लिए आपने प्रयास और परिश्रम किए हैं वो भी हाथ से चला जाएगा। स्मरण रहे, कल मिलने वाले स्वर्ण के लोभ में आज हाथ आई चांदी को छोड़ना मूर्खता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कल मैं अपने मगध को पुनः प्राप्त करूंगा और उसके लिए तुम मुझे सेना दोगे, अन्यथा इसी चीते की भांति तुम्हारी पुत्री का शव भी तुम्हारे पैरों पर पड़ा होगा। जानते हैं महामाते, 8 माह 3 दिन और 2 पहर हो गए हैं जब उस दिलचट्टे ने मुझे मेरे ही मगध से निष्कासित किया था, और इतने समय में एक क्षण भी ऐसा नहीं गया महामाते जब मैं प्रतिशोध की अग्नि में ना जला। ना जाने उस समय कब आएगा जब मैं उस दिलचट्टे के रक्त से अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करूंगा। आप सुन भी रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं महामाते? जी महामहिम, आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुना मैंने। मैं तो ये सोच रहा था महामहिम कि क्यों ना उस चंद्रगुप्त की जीवन गाथा का अंत हम आज के दिन कर दें। क्या योजना है आपकी? इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है महामहिम कि हमारी कोई योजना ही नहीं है, और यह अवसर स्वयं हमें चंद्रगुप्त थाली में परोस कर देगा। दासियों, भोजन यहाँ लगवा दो। ये क्या? मैंने तो कहा था कि मैं आज का भोजन उन सभी बच्चों के साथ करूंगा जिन्हें हमने आज भोज के लिए बुलाया है। क्षमा करिए सम्राट, प्रतीत होता है कि हमें समझने में कोई भूल हो गई है। हमें निर्देश दिया गया था कि आप अपना भोजन अपने कक्ष में ही करेंगे। ये भोज उस दिलचट्टे के जीवन का अंतिम भोज होना चाहिए महामाते। निश्चिंत रहिए महामहिम, मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि इस चंद्रगुप्त ने जो विष आपके जीवन में घोला है उससे भी कहीं अधिक भयानक विष केवल उसे नहीं, उन सबको दिया जाएगा जो उसे ईश्वर तुल्य समझते हैं। महाराज की जय हो। आचार्य चाणक्य ने आपको तुरंत सभा में बुलाया है। तुम रुको, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है आचार्य? मैंने भोज स्थगित कर दिया। किंतु क्यों? तुम ये भोजन यहाँ से ले जाओ और जाकर भोज के लिए सारे बच्चों को एकत्रित करो, ठीक है? जी महारानी। महारानी, आप ठीक तो हैं? बैठिए महारानी, मैं सम्राट को सूचित करती हूँ। नहीं, मुझे बस थोड़ा सा जल दे दो। अभी लाई महारानी। ये लीजिए महारानी। आप कुछ खा लीजिए महारानी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है और अभी भोज प्रारंभ होने के लिए भी समय है। रखो इसे। ये भोजन तो विषक्त है। हाँ, धनानंद ने एक और प्रयास किया तुम्हारी हत्या करने, परंतु धनानंद तो क्या, संसार में कोई भी विष देकर तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अतिरिक्त
पूरे संसार में ये बात कोई नहीं जानता कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे भोजन में जो विष मैंने मिलाया, उसके कारण तुम्हारे शरीर की विष प्रतिरोधक क्षमता इस सीमा तक विकसित हो चुकी है कि संसार का कोई भी विष तुम्हें मार नहीं सकता चंद्रगुप्त। दासियों, भोजन यहाँ लगवा दो। दुर्धरा, कहीं मेरे कक्ष में भेजा गया भोजन भी विषक्त हुआ तो? इसका स्वाद कुछ अलग सा है। ये भोजन की वजह से नहीं, आपकी गर्भावस्था के कारण हो रहा है महारानी। और ऐसे समय में कभी कभी जीवा का स्वाद बदल जाता है। कदाचित मेरा भ्रम होगा। ये मेरा पहला अनुभव है ना। आप ठीक तो है महारानी? मैं आपके लिए जल लाती हूँ। महारानी! दुर्धरा, चल हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को बचा लो। चिंता मत करो दुर्धरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुर्धरा, बस धैर्य रखो। आपको दुर्धरा को बचाना होगा। आचार्य कुछ भी कीजिए, किंतु मेरी दुर्धरा को बचा लीजिए। चंद्रगुप्त, तुम शीघ्र जाकर राजवैद्य को बुलाओ। दुर्धरा को मैं संभालता हूं। चंद्रगुप्त, विलंब मत करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जाओ राजवैद्य को बुलाओ। मैं जानती हूँ आचार्य, मैं अब नहीं बचूंगी। आपकी आंखों में मुझे मेरी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए आपने चंद्र को यहाँ से भेजा, है ना? मुझे मेरे प्राणों का कोई मोह नहीं, किंतु मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी विनती है आपसे, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। दुर्धरा, तुमने सत्य कहा पुत्री। तुम्हारे प्राण बचाना तो परंतु इस शिशु के प्राण बचाना भी केवल तभी संभव होगा जब मैं इस शिशु को तुम्हारा पेट काटकर बाहर निकालूं। भाई के कारण मेरे और चंद्र के शिशु का अंत मेरे गर्भ में नहीं होगा। मेरे शिशु को बचाने के लिए आपको जो उचित लगे आप कीजिए आचार्य। इसके हाथ पकड़ लो। मौर्य वंश का कुल दीपक शीघ्र ही हमारे जीवन में आने वाला है।
मैं अपने शिशु को संसार की सारी खुशियां दूंगा। हमारे शिशु पर किसी भी प्रकार का कष्ट या दुख स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। दुर्धरा, चंद्र, मैंने ही आचार्य को कहा था कि वह मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाए। मौर्य वंश का कुल दीपक पूर्णतः स्वस्थ है। विष की केवल एक बूंद ने ही इसका स्पर्श किया है। हमारे बच्चे का अंत मैं भाई को कैसे करने देती चंद। मौर्य वंश का कुल दीपक, हमारा भविष्य, मैं इसे कैसे मारने देती। यही तो है जिसे अपने पिता का नाम और मौर्य वंश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। आचार्य, हमारे बच्चे को जीवन आपने दिया है, तो इसे नाम भी अब आप ही दीजिए। जिसका जन्म विष की एक बूंद के स्पर्श से हुआ, मौर्य वंश का वही कुल दीपक उसी बूंद की शक्ति का सार होगा। इसका नाम होगा बिंदुसार। बिंदुसार, धन्यवाद चंद्र, तुमने मगध की इस अहंकारी राजकुमारी को मौर्य वंश की कुलवधु, अपनी पत्नी और एक मां होने का सौभाग्य दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम्हारा साथ दे। दुर्धरा, मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। एक बार फिर उस दिलचट्टे ने मुझे बहुत बड़ा घाव दिया है। पहले मेरी तारा, फिर मेरा जन्मा बच्चा, मेरे गर्भ में आपका अंश था, और अब उसने मुझसे मेरी प्यारी बहन दुर्धरा भी छीन ली। जो विष उस दिलचट्टे के लिए था, उसे मेरी बहन ने ग्रहण कर लिया। मौर्य वंश का नाम मिटने के स्थान पर और अधिक बढ़ता जा रहा है। अब केवल वो दिलचट्टा ही नहीं, उसका उत्तराधिकारी भी संसार में आ गया है।
जी मामई, हमें इसके लिए हमारी रणनीति बदलनी होगी। हमें अपना ध्यान एक राजा से हटाकर दूसरे राजा पर केंद्रित करना होगा मामई। सही कहा आपने महामाते। हमें उस चंद्रगुप्त से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान सेल्यूकस पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि वो सेल्यूकस हमें मगध को पुनः प्राप्त करने के लिए और उस दिलचट्टे का अंत करने के लिए अपनी सेना दे दे। और इसके लिए हमें उस सेल्यूकस की दुर्बल कड़ी ढूंढनी होगी और उसका लाभ उठाकर उसे इतना विवश करना होगा कि उसके पास हमारी सहायता करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ना बचे। परंतु उसकी वो दुर्बल कड़ी है क्या? सत्य तो यह है कि धनानंद के पास इतना धन है कि वो संसार की किसी भी स्त्री को पा सकता है, फिर वो भले ही तुम्हारी प्यारी पुत्री हेलेना ही क्यों ना हो। धनानंद! सेल्यूकस की बेटी हेलेना, वही है उसकी दुर्बल कड़ी और मैसेडोनिया से उनकी सेना प्राप्त करने की हमारी पूंजी, जिससे हम मगध को एक बार पुनः प्राप्त कर पाएंगे और उस दिलचट्टे का अंत। और इसी के साथ आरंभ हुआ चंद्रगुप्त और धनानंद के मध्य का अंतिम अध्याय। जिस वट वृक्ष का बीज चंद्रगुप्त ने बोया था, उसका अंकुर फूट चुका था और उसी के साथ मौर्य वंश के साम्राज्य की जड़ें भी संरक्षित होने लगी थी। मगध के आसपास के छोटे बड़े राज्य मगध में समाहित होने लगे थे, किंतु भविष्य के गर्भ में चंद्रगुप्त के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जब उसके दो परम शत्रु सेल्यूकस और धनानंद संधि करने वाले थे। अद्भुत मित्र सेल्यूकस, मैंने सुना था कि आप वर्षों से एक चीते का शिकार करना चाहते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी ही भांति वर्षों से मैं भी एक शिकार का अंत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। तो मैंने सोचा कदाचित अब आपका मन बदल गया हो और आप अब मुझे अपनी समस्त सेना दे दें, जिससे मैं अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं। इसीलिए आपके साथ भेंट करने चला आया। धनानंद, मैंने पिछली बार ही तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे मुल्क पर फतेह पाने के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा मन बदल गया होगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर उस मरे हुए चीते में है जो तुम्हारी लाडली पुत्री हेलेना ने तुम्हें उपहार में दिया था। आपकी पुत्री हेलेना को देने के लिए मैंने ही उस चीते को मारा था और उसके पश्चात वो मेरी घनिष्ठ मित्र बन गई। इतनी घनिष्ठ कि उसने मेरे साथ भोजन करने के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया। अब तक तो कदाचित आपकी पुत्री महामाते के पास पहुंच भी चुकी होगी और क्या पता महामाते ने आपकी प्यारी पुत्री के भोजन में थोड़ा विष भी मिला दिया हो। धनानंद! कल मैं पुनः अपने मगध को प्राप्त करूंगा और उसके लिए तुम मुझे अपनी समस्त सेना दोगे, अन्यथा तुम्हारी प्यारी पुत्री का शव भी तुम्हारे पैरों पर पड़ा होगा। मित्र सेल्यूकस, आप इस चंद्र को ऐसे क्यों देख रहे हैं आचार्य? कल सूर्य ग्रहण है चंद्रगुप्त, और मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा कि कैसे कल यही चंद्र सूर्य के तेज को क्षीण करके उस पर ग्रहण लगाएगा। आपकी बातों का तात्पर्य मैं समझ रहा हूं आचार्य,
भारत के विभिन्न राज्यों को हमने एक एक करके मनकों की भांति एकता के सूत्रों में पिरोया है और मैं धनानंद और सेल्यूकस को एकता के इस पवित्र और सशक्त माला को तोड़ने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूँ आचार्य, कल जब वो दोनों हिंदू कुश की घाटियों से हमारी इस एकता को खंडित करने आगे बढ़ेंगे तो आपका ये चंद्र उस धनानंद के सूर्य पर ग्रहण अवश्य लगाएगा। नीम के पत्ते गुणों की खान, शरीर और स्वास्थ्य के लिए इनके गुण किसी से छिपे नहीं, परंतु इतने गुणकारी होने के साथ साथ नीम के पत्तों में एक कमी भी होती है, ये कड़वे होते हैं और इनकी इसी कमी के कारण हम इनका सेवन करने में संकोच करते हैं। परंतु यदि हम नीम के इन कड़वे पत्तों को शहद में डुबोकर इनका सेवन करें तो बड़ी सरलता से इन्हें ग्रहण करके इनके गुणों का लाभ उठा सकते। नीम के इन्हीं पत्तों की भांति व्यक्ति के पास केवल गुण और प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं, व्यवहार में सौम्यता और वाणी में मधुरता होना भी आवश्यक है। तभी ये संसार आपके गुणों और प्रतिभा को सराहे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आप सबके समक्ष ये घोषणा करता हूँ कि वर्षों पूर्व ली अपनी प्रतिज्ञा को मैं आज पूर्ण मानता हूँ और फलस्वरूप अपनी शिखा को बांधता हूँ। भारत के वीरों, समय आ गया है जब हम मातृभूमि के शत्रुओं पर काल बनकर प्रहार करें। आज हमें देश के इन दोनों शत्रुओं का सर्वनाश करना है। सज्ज हो जाओ, आक्रमण! आक्रमण! धनानंद, अपने पूरे जीवन काल में तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी मातृभूमि को खंड खंड करने का प्रयत्न किया, परंतु आज इस रणभूमि में तुम भारत की एकता, उसकी अखंडता को देखोगे। भारत जैसे महान देश पर प्रभुता का स्वप्न देखने वाले सेल्यूकस निकट और कम से कम सामने से वार करने का साहस तो रखो।
प्रतीत होता है कि तुम्हारे प्रिय आचार्य भी उन सभी लोगों से मिलने वाले हैं जो तुम्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके हैं। मेरी सारी समस्याओं का जड़ वो कुटिल चाणक्य ही है। अब उसके अंत के साथ इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। सदा जय हो, जय हो, हर समर में बस विजय हो, बस विजय हो। जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे, प्रेम भी है और सहार भी, मित्रता भी और लाल भी। वो चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य चाणक्य चाणक्य। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तुम्हारी मृत्यु आ गई धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मगध अमर है, मगध अजय है, मगध को कोई नहीं मार सकता। महामहिम! अंततः नंद वंश के सूर्य पर मौर्य वंश के चंद्रगुप्त ने ग्रहण लगा ही दिया। धनानंद की मृत्यु ने सेल्यूकस को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त और चाणक्य सेल्यूकस को यूं ही जीवित नहीं छोड़ सकते थे और इसीलिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ एक संधि की, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को भारत से लूटा सारा धन लौटाया और सेल्यूकस की भारत पर आधिपत्य की महत्वाकांक्षा पर सदा के लिए अंकुश लगाने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त,
रणभूमि में शत्रु की मृत्यु के पश्चात पूरी विधि के साथ उसका दाह संस्कार करना किसी भी योद्धा का कर्तव्य है, परंतु जीवन भर इससे हमारी शत्रुता रही। इसलिए यदि मैंने या तुमने इसे मुखाग्नि दी तो इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसे मुखाग्नि देने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जिसने इसके हर आदेश को अपना धर्म समझकर निभाया। ये लो। अंतिम वंदना महामहिम। अभिमान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी, इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है। यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। तुझ जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी, कुछ पाने के लिए मेरे चरणों में झुकते हैं, कुछ पणों के लिए आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ। तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहाँ हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। स्वागत है आचार्य चाणक्य। स्मरण कीजिए, यही सभा थी जहां वर्षों पूर्व आपका अपमान हुआ, और आज आपका ये शिष्य उसी सभा में आपको सम्मानित करेगा।
आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी। आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मूर्ख था मैं विष्णुगुप्त कि मैंने देश धर्म के स्थान पर राजधर्म को प्रथम स्थान दिया। अखंड भारत का जो महान स्वप्न तुमने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा, कदाचित मैं अपने स्वामी भक्ति और अंधविश्वास के कारण देख नहीं पाया। और यदि मैं सही पथ पर अग्रसर होता तो इतने सारे लोगों के प्राण नहीं जाते। ये रक्तपात, ये युद्ध होता ही नहीं विष्णुगुप्त। अब मुझे आभास हुआ कि तुमने सम्राट धनानंद के स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी चुना। क्षमा कर दो मुझे। अमात्य, मैंने आपको क्षमा किया। बिना संघर्ष और युद्ध किए क्रांति प्राप्त नहीं होती, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अमात्य, भूतकाल में क्या हुआ, क्या उचित था, क्या अनुचित था, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है अमात्य राक्षस कि आप आज ये बात भली भांति समझ गए कि क्यों धनानंद जैसे नृशंस अत्याचारी शासक को उसके सिंहासन से विमुख करना आवश्यक था। क्यों भारत की भूमि को एक नए शासक की आवश्यकता थी। हाँ, यह महत्वपूर्ण है। आपको स्मरण है अमात्य, वर्षों पूर्व इसी मगध की राजसभा में मेरे अखंड भारत के स्वप्न का अपमान किया गया था, उसका उपहास किया गया था। स्मरण है मुझे। और आज उसी मगध की राजसभा में भारत के समस्त 16 जनपद एक साथ हैं, अखंड और शक्तिशाली। ये सब उसी स्वप्न के कारण संभव हुआ जो मैंने वर्षों पूर्व देखा था। वो स्वप्न जिसे साकार किया मेरे परम प्रिय शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए आज मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आप सबके समक्ष अपने इसी शिष्य को साक्षी मानकर अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ ये घोषणा करता हूं कि वर्षों पूर्व ली अपनी प्रतिज्ञा को, जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। मैं आज पूर्ण मानता हूं और फलस्वरूप अपनी शिखा को बांधता हूं। आचार्य चाणक्य की, सम्राट चंद्रगुप्त की, आचार्य चाणक्य की, सम्राट चंद्रगुप्त की, आचार्य चाणक्य की।
चंद्रगुप्त, अब राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तुम्हारे साथ अमात्य राक्षस भी हैं। तो अब मेरे पास समय होगा तुम्हें दिए अपने दूसरे वचन को पूर्ण करने का। हाँ, तुम भूल सकते हो, परंतु मुझे अभी भी स्मरण है, संसार को अर्थशास्त्र का ज्ञान भी तो देना। आप मुझे वचन दीजिए कि जिस क्षण आपकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, जिस दिन हम उस धूर्त धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख कर देंगे, तब आप अर्थशास्त्र के इस ज्ञान की कोश को संसार के साथ साझा करेंगे। उस दिन अर्थशास्त्र ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। वचन दीजिए आचार्य। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैं विष्णुगुप्त चाणक्य ये वचन देता हूँ कि जिस दिन तुम अखंड भारत के सम्राट बनोगे, उस दिन मैं अर्थशास्त्र का ये ज्ञान कोश समस्त संसार को समर्पित कर दूंगा। चंदन की लकड़ी की एक विशेषता होती है, यदि इसे किसी वस्त्र में कुछ समय के लिए बांध कर रख दिया जाए तो उसे उस वस्त्र से हटाने के पश्चात भी चंदन की सुगंध उस वस्त्र में कई दिनों तक रहती है। इसी चंदन की भांति होने चाहिए हमारे कर्म भी, जो हमारे संसार से चले जाने के पश्चात हमें लोगों की स्मृतियों में जीवित रहे, स्मरण रहे। यदि हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता हो और हम कर्मों और देश के प्रति निष्ठावान और कटिबद्ध रहे, तो इस देश का प्रत्येक नागरिक बन सकता है चंद्रगुप्त मौर्य। नीतियां मेरी, नियति आपकी।